बात है मई 1990 की, जब अचानक से अमेरिका को पता चलता है कि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। उसने F-16 जेट्स पर न्यूक्लियर हथियार लगा दिए हैं। उसके अलावा 6 न्यूक्लियर मिसाइल्स भी तैयार रखी गई हैं। इसकी जानकारी मिलते ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। लगा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है। तभी व्हाइट हाउस से CIA के सीनियर एजेंट रॉबर्ट गेट्स को पाकिस्तान भेजा गया। गेट्स वही हैं जो आगे चलकर ओबामा और जॉर्ज बुश की सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी भी बनते हैं। मई के दूसरे हफ्ते में वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और एक हफ्ते की बातचीत के बाद वो इंडिया भी आते हैं। यहां उनकी मुलाकात इंडियन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह से होती है। मुलाकात के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह का बयान आता है कि उनको पाकिस्तान के इस हमले की तैयारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रॉबर्ट गेट्स अपनी रिपोर्ट व्हाइट हाउस में सबमिट कर देते हैं। 21 मई 1990 को अमेरिका पूरी दुनिया को यह बताता है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध रुकवा दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि तब तक ऑफिशियली दुनिया में किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इस घटना के 3 साल बाद 1993 में द न्यूयॉर्कर न्यूज़पेपर में ऑन द न्यूक्लियर एज नाम से एक रिपोर्ट छपती है, जिसमें बताया जाता है कि हां, पाकिस्तान हमला करने वाला था, लेकिन वहां की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो को या तो इस प्लान में शामिल नहीं किया गया था या फिर उन्होंने खुद प्लान में शामिल होने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान और आर्मी हेड मिर्जा असलम बेग न्यूक्लियर का बटन दबाने को तैयार थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 3 साल और तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इस मामले में इस बात के अलावा कोई और जानकारी निकलकर बाहर नहीं आती है। भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई थी, फिर भी पाकिस्तान अचानक से तमाम एस्केलेशन लैडर को पार कर सीधे न्यूक्लियर हमला क्यों और कैसे करने वाला था, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और अमेरिका के अलावा किसी भी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। और जब पता चला तो यह हमला UN चार्टर का सीधा उल्लंघन हो सकता था, तो अमेरिका के द्वारा या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसका जवाब जानना है तो हमें भारत आना होगा और यह समझना होगा कि उस समय कश्मीर में हालात क्या थे। इसी 1990 की जनवरी में कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पूरा कश्मीर जल रहा था। हिंदू महिलाओं बच्चियों का बलात्कार हुआ था। उस टाइम की VP सिंह गवर्नमेंट को पूरा देश और देश की मीडिया और साथ ही पॉलिटिकल अपोजिशन गालियां दे रही थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जगमोहन को राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था और सारी की सारी जिम्मेदारी VP सिंह के कंधों पर थी। सामने से पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो कश्मीर की आजादी का राग अलाप रही थी। अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की 1000 साल युद्ध लड़ने की कसम दोहरा रही थी। नहीं तो देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। VP सिंह ने भी चेतावनी के सुर में यह कह दिया था कि पाकिस्तान 1000 साल छोड़ो 1000 घंटे भी युद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन हालात ऐसे थे कि जुबानी जंग से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन ISI के पेरोल पर थे। पाकिस्तानी सेना उनको LOC के उस पार पूरी ट्रेनिंग करवाती थी और भारत में घुसने में मदद करती थी। इस वजह से भारत सीधे तौर पर उनके हेडक्वार्टर्स को ही तबाह करना चाहता था। VP सिंह की सरकार कमजोर थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष दोनों उनका समर्थन करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा करती हैं कि तब भारत ने अपने 2 लाख सैनिक, 5 सबसे सोफिस्टिकेटेड अटैक यूनिट और सेना के मेन टैंक्स को पाकिस्तानी बॉर्डर से 50 मील दूर तैनात कर दिया था। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अमेरिका और पूरी दुनिया से कोई नहीं आया था, लेकिन यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आतंकवादियों को बचाने के लिए सीधे व्हाइट हाउस से रॉबर्ट गेट्स को भेजा गया, जो 26 वर्षों तक CIA एजेंट रहे थे और उसके बाद जॉर्ज बुश और ओबामा सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी बने और उनके जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने के लिए पहला न्यूक्लियर ब्लफ खेला,
जो काम कर गया। अब यहां से सवाल यह भी बनता है कि कहीं 2025 में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उसी न्यूक्लियर ब्लफ का इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर किया भी है तो क्या भारत पहले की तरह से इस बार उस ब्लफ की जाल में फंसा है? हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अमेरिका अक्सर ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि अगर भारत 2025 या 1990 दोनों में से कभी भी पाकिस्तान पर ढंग से हमला कर देता तो खेल वहीं पर खत्म हो जाता। और 2025 स्पेशली उस तरह से देखना चाहिए क्योंकि भारत के लिए पूरी दुनिया में जितना अपने हिसाब का माहौल आज था उतना कभी भी नहीं था। और एशिया की तरफ से ऐसे में भारत दुनिया के लिए एक मजबूत पावर सेंटर के तौर पर बनकर निकलता। लेकिन क्या यह अमेरिका को पसंद आता? वीडियो के इस हिस्से में हम यह समझेंगे कि न्यूक्लियर क्यों और कैसे पाकिस्तान के पास आया, और आगे समझेंगे कि वो एक ब्लफ के तौर पर या धमकी के तौर पर या ब्लैकमेल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यह कहानी 1965 से शुरू होती है। इस युद्ध में पाकिस्तान की भयंकर हार हुई। उस समय के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह कहा कि यदि भारत ने परमाणु बम बनाया तो हम 1000 बरस तक घास और पत्ते खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपना न्यूक्लियर बम बनाकर ही दम लेंगे। और सच यही है कि पाकिस्तान 1000 बरस तक भूखा तो मर सकता था लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता था। तो फिर सवाल कि कैसे बना बम? 70s में बांग्लादेश के विभाजन के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मजाक बनकर रह गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के 25 दिसंबर 1971 के एडिशन में छपा था कि एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए यह अधिक शर्मनाक था कि गौसेवक और मूर्ति पूजक हिंदुओं की सेना ने उन्हें हरा दिया। अब समझिए कि पाकिस्तान का कट्टरपंथ तो हारा ही था और साथ ही साथ अमेरिका का पूरा जो टैक्टिकल अलायंस पाकिस्तान का था वो भी बस मुंह ताकता रह गया था। उसने अपनी नेवी की फेमस 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए लगाई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस बात को मानने से इनकार किया कि अमेरिका किसी भी तरह का दबाव हमारे ऊपर बना सकता है। और आखिरकार पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। बात यहां तक होती फिर भी ठीक था। अमेरिका की नाक के नीचे 71 के बाद 18 मई 1974 को इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इंडिया में बुद्ध मुस्कुराए थे और अमेरिका की भौहें तन गई थी। रिचर्ड निक्सन जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो कुछ कर तो सकते नहीं थे क्योंकि भारत ने सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर किया था। लेकिन अमेरिका अब नाराज हो चुका था और उसने नाराजगी निकालने के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला अपनाया। अमेरिका पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर बनाने में लग गया। और अब यहां से आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियर ब्लफ आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर को ला करके हर बार खड़ा क्यों करना चाहता है। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1972 में शुरू कर दिया था और उस वक्त बेसिक चीजों के लिए तरस रहा था। एक ढंग का इंजीनियर नहीं था उनके पास। अचानक से उसकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। न जाने कहां से 1974 के सितंबर महीने में AQ खान का लेटर भुट्टो को मिलता है। AQ खान कहते हैं कि मेरे पास सेंट्रीफ्यूज से लेकर के परमाणु बम बनाने तक के सारे ब्लूप्रिंट हैं। भुट्टो की आंखें चमक उठती हैं। उनको लगता है कि यह अल्लाह की नेमत बरस रही है। दिसंबर में AQ खान हॉलैंड में नौकरी कर रहे थे लेकिन वो पाकिस्तान आते हैं। भुट्टो के साथ उनकी मुलाकात होती है और वो ये बात कन्विंस कर ले जाते हैं कि मैं पाकिस्तानी न्यूक्लियर का पिता बन जाऊंगा और भुट्टो को भी इतिहास दादा के तौर पर याद रखेगा। AQ खान को यह पता था कि वो जो करने जा रहे हैं वो चोरी है और उसके बाद उनको जेल होनी है। 15 दिसंबर 1975 को वो चोरी किए हुए SNOR RNA और G2 सेंट्रीफ्यूज का ब्लूप्रिंट और भी बहुत कुछ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी था वो सब कुछ यूरेनको की लैब से चुरा कर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। उसी की हेल्प से आगे चलकर वो पाकिस्तान का P2 सेंट्रीफ्यूज बनाते हैं। वो अपने साथ उन सप्लायर्स की लिस्ट भी लेकर के आते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल से लेकर टेक्निकल चीजों तक को बेचते थे। 1976 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ वो काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वहां मुनीर अहमद खान जो उस लैब के हेड थे वो प्लूटोनियम पर काम करना चाहते थे, जबकि AQ खान जिस ब्लूप्रिंट को चुरा कर ले आए थे वो यूरेनियम के लिए था और यूरेनियम पर
पर AQ खान इसलिए काम करना चाहते थे क्योंकि दुनिया में यूरेनियम पर बहुत कम काम हुआ था और AQ खान अगर इस पर काम कर ले जाते तो दुनिया उनको एक अव्वल दर्जे के वैज्ञानिक के तौर पर याद रखती। भुट्टो को AQ खान पर इतना भरोसा था कि वो उनके लिए एक अलग लैब बनवाते हैं जहां सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट पर ही काम होने लगा। 1978 में पाकिस्तान ने सक्सेसफुली यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर दिया। मतलब अब पाकिस्तान न्यूक्लियर बनाने से बेहद करीब पहुंच चुका था। अब यहां से दो कहानियां निकलेंगी जो आगे चलकर आपको यह बताएंगी कि अमेरिका ने इतना लंबा खेल क्यों और कैसे खेला, और साथ ही आप समझ पाएंगे कि जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लफ, आखिर वो खेल में कैसे आया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट की खबर लगते ही दो चीजें हुई। पहला, अप्रैल 1979 में 1979 में वैश्विक दबाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान पर कथित आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा यह किसी को नहीं समझ में आया। दूसरा, AQ खान के खिलाफ यूरोप के कुछ देशों ने जांच बैठा दी। 1983 में एक डच अदालत ने AQ खान को 4 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि अनजानी ताकतों ने AQ खान को उस वक्त जेल जाने से बचा लिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट और आगे सेंट्रीफ्यूज बनाना और आगे चलकर के वॉरहेड बनाना, इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा। दुनिया के दबाव में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तरह से आगे चलकर अंडरग्राउंड हो जाता है, स्पेशली जब AQ खान को सजा सुनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान की तड़प नहीं कम होती है। 1985 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक बार फिर से एक फाइल पहुंचती है जिसमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब की फायरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। सिचुएशन अलार्मिंग थी, लेकिन अमेरिका सिर्फ कोट अनकोट नजर बना करके रखता है। साल आता है 1986 का। AQ खान अचानक से ईरान का दौरा करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पाकिस्तान और ईरान के बीच न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। अमेरिकी अखबारों में हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम मटेरियल बना लिया है और सितंबर महीने में इसका एक हिस्सा ईरान को डोनेट करने का फैसला किया है। यह खबर बहुत बड़ी थी और पाकिस्तान के ऊपर दबाव आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव नहीं आता है, बल्कि उनके तानाशाह राष्ट्रपति जियाउल हक ने यह मीडिया के साथ कहा कि इस तकनीकी को हासिल करना पाकिस्तान का अधिकार है और जब यह तकनीकी हमारे पास होगी तो इससे इस्लामिक वर्ल्ड को फायदा मिलना ही चाहिए। इसी टाइम पर 1980s और 1990s के दौर में पाकिस्तान ने बाकायदा पोस्टर्स बनाकर खान रिसर्च लैबोरेटरी के नाम से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग करी। आपकी स्क्रीन पर वो पोस्टर दिख रहा है और कितना मजाकिया वो पोस्टर लग रहा है, लेकिन उसके जरिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पूरी दुनिया को बेच रहा था। 2000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज इलीगली बेचे गए। इराक, लीबिया, केन्या, माली, मोरक्को, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया, इन जैसे देशों के तमाम आतंकवादी संगठनों के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर की डील AQ खान ने खुद करी। कई साल तक यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई देशों की सीक्रेट सर्विसेज ने कंबाइंड जांच की, फिर जाकर के एक मुकम्मल सबूत निकाले और जब सब कुछ हाथ से निकल गया, मतलब पूरी दुनिया के जितने चरमपंथी संगठन थे उनके पास या तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी या पाकिस्तान के बनाए हुए न्यूक्लियर वॉरहेड थे, तब जाकर के 2004 में AQ खान को अपराधी बताया गया और तब जाकर के AQ खान की गिरफ्तारी हुई। इसके 2 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है कि पाकिस्तान ने कम से कम 6 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच्ड मटेरियल तैयार कर लिया है। अब कहानी को 4 साल बाद यानी 1990 में लेकर आते हैं, जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। वो अमेरिका जो अब तक पाकिस्तान की करतूतों पर आंखें बंद किए हुए था, भारत पर हमले की खबर से वो मजबूर हो गया। या शायद अमेरिका जो बातें अब तक अंडर द टेबल रखना चाहता था, पाकिस्तान की करतूतों की वजह से वो दुनिया के सामने आ चुका था। पूरी दुनिया को अब पता चल चुका था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि तब तक आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी क्लियर कर दिया था कि वो इस न्यूक्लियर का इस्तेमाल कैसे करने वाला है, यानी वो पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के, इस्लामिक ब्रदरहुड के हिसाब से अपने मित्र देशों को वो तकनीकी अवैध रूप से पहुंचाने वाला है, जो UN चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये तमाम बातें जब पूरी दुनिया को पता चलती हैं और सवाल जब अमेरिका के रोल पर घूमने ही वाला होता है कि आप सो रहे थे क्या, पाकिस्तान के साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी। उससे पहले ही अक्टूबर 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दुनिया से यह कहा कि अब अमेरिका यह नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है।
और फिर से कुछ नए प्रतिबंध पाकिस्तान पर लाद दिए गए। अभी तक की कहानी सुनने के बाद आपको इस पूरी दाल में कुछ काला नजर आना चाहिए। मुझे तो इस कहानी को पढ़ते लिखते समय पूरी दाल काली नजर आ रही थी, क्योंकि जब 1990 में अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए, उसी 1990 के बाद पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर के टाइम अपने फायदे के लिए अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान की हर तरह से मदद करी। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के ऊपर पहुंचते रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनके मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के लिए टेररिज्म फैलाने का काम पूरे साउथ एशिया में किया है। और जब कहानी आगे जाती है तो पाकिस्तान को बिना हजारों साल भूखे रहे, बिना पत्ते खाए 1998 में पता नहीं कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाता है। और यह पता नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे मिल गया, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ तारीखों, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा को कोट करके आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो बात बताते हैं और पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिलने की जो पॉपुलर कहानी है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया कि 1986 में ही दुनिया को पता चल गया था कि AQ खान ने न्यूक्लियर को अल्लाह का माल बताकर उसे हर मुस्लिम देश के पास होना चाहिए कहकर इल्लीगली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनरिच्ड यूरेनियम बांटना शुरू कर दिया था। कायदे से तब पाकिस्तान को गले तक प्रतिबंधों से लाद दिया जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका को रूस के खिलाफ पाकिस्तानी इस्लामिक मिलिशिया की जरूरत थी, तो पाकिस्तान आंखों का तारा बन गया और उसे न्यूक्लियर रूपी चांद का टुकड़ा मिला। तो अब यह बात कि इस वीडियो की शुरुआत से हमारा सवाल बस एक था कि न्यूक्लियर जैसा खतरनाक हथियार आखिर ब्लफ कैसे बन गया। तो पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी हालात बिगड़े, जितनी भी बार उसने हम पर आतंकी हमले करवाए, जब भी हमने उसका जवाब देने की तैयारी करी, हर उस वक्त पर अमेरिका यह बात लेकर के आता कि दो न्यूक्लियर शक्ति संपन्न स्टेट आपस में लड़ेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। चाहे वो 1990 की सिचुएशन हो जहां से हमने कहानी शुरू की, या फिर आप 1999 कारगिल आ जाइए। बिल क्लिंटन ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया और नवाज शरीफ को यह कहा कि हमें पता है कि जो 700 कथित कबायली कारगिल में घुसे हैं, उनमें अधिकतर पाकिस्तानी आर्मी की 10th कॉर्प्स यूनिट के लोग हैं और इंडिया को सारे अधिकार थे पाकिस्तान में घुसकर उन्हें और उनके आकाओं को मारने के। लेकिन 2 मई 1999 को बिना अपॉइंटमेंट अप्रूव हुए नवाज शरीफ अमेरिका चले जाते हैं। इस पर बिल क्लिंटन का स्टेटमेंट था, दिस गाय इज कमिंग लिटरली ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। नवाज शरीफ अमेरिका से यह चाहते थे कि उनकी डिफेक्टो गवर्नमेंट मिलिट्री की हरकत के लिए उन्हें भारत के आगे झुककर शांति समझौते की मांग न करनी पड़े। अमेरिका के हाई प्रोफाइल बंद कमरों में कुछ बातें होती हैं, कुछ समझौते होते हैं, फिर पता नहीं अचानक से कैसे 2 दिन बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह सूचना मिलती है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी कर रहा है और अमेरिका बीच बचाव के लिए आगे आता है। न्यूक्लियर की कसम देकर के युद्ध जैसी परिस्थितियां जो बन रही होती हैं, जिसका एक्सेलरेशन लेवल आगे जाकर के बढ़ सकता था, उस युद्ध को रुकवा दिया जाता है। इसके बाद साल 2008 में आइए, मुंबई टेररिस्ट अटैक में सीधे पाकिस्तान का नाम आया। डेविड हेडली से लेकर अजमल कसाब तक सब पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे। लाइव पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उन आतंकवादियों को गाइड कर रहे थे। इंडिया के पास सारे सबूत थे, कॉल इंटरसेप्ट की हुई थी, उनकी मेड इन पेशावर पिस्टल का सबूत हमारे पास था। इसके अलावा भी दर्जनों सबूत भारतीय सेना के पास थे और हमारी एयरफोर्स तैयार बैठी थी, हमारी मिलिट्री तैयार बैठी थी, लेकिन हमला नहीं होता है। हालांकि तब की भारत की सरकार कितनी मजबूती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी, वो भी सवालों के घेरे में था, क्योंकि मनमोहन सिंह का दुख 166 इनोसेंट सिविलियन की मौत से अधिक पाकिस्तान के साथ कथित शांत और स्थिर रिश्तों के टूट जाने का था। इसी टाइम में भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिसे इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2008 कह के बताया जाता है। और उस टाइम की वामपंथी पार्टियों ने उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कई फायदे बताए जाते हैं और मानना चाहिए कि कई फायदे हैं भी, जिसके बाद भारत के लिए कम से कम अगर हथियारों के मामले में देखें तो मार्केट खुला था। लेकिन यह सवाल हमेशा से बरकरार रहा था, क्योंकि इस डील की वजह से भारत के न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करने, यूरेनियम एनरिचमेंट करने जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर एक अमेरिकी कैप लग गई थी, जो भारत के लिए कभी भी अच्छा नहीं था। कई बातें तो बैंकॉक और लंदन के होटलों के सीक्रेट कमरों में तय और दफन वहीं हो गई।
इस हमले से भारत को पाकिस्तान पर किसी तरह का एडवांटेज नहीं मिला, जबकि भारत के पास पूरा मौका था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, बल्कि सीधे तौर पर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक कंट्रोल करने वाला वॉचडॉग बिठा दिया गया। इसके बाद जब जब आर्थिक प्रतिबंधों की बात होती तो पाकिस्तानी सरकार और उसके आकाओं की दलील यह होती कि अगर स्टेट फेल हो गया तो न्यूक्लियर आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे, जबकि अमेरिका 9/11 के गुनहगार ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के एबटाबाद तक बिना पाकिस्तान को बताए घुस गया था, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट से महज कुछ किलोमीटर दूर था। फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। इस बार लेकिन एस्केलेशन लैडर की बात नहीं आई। कोई न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान की सेना ने नहीं तैयार किए। न्यूक्लियर हथियार शायद भारत को धमकी दे देकर के थक गए रहे होंगे, अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो पाए होंगे। फिर आता है साल 2025 का। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने क्रूरता की हर हद पार करी। 25 लोगों को धर्म देखकर, पहचान पूछकर मार दिया गया। उनका गुनाह यह था कि वो कलमा नहीं पढ़ पाए थे या उन्होंने इनकार कर दिया था। इंडिया ने इस बार सारी तैयारी की, पाकिस्तानियों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में था। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि अब खुदा का नाम लेने से कुछ नहीं हो सकता, तो पहुंच गया अपने पर्सनल खुदा के पास। अमेरिका ने फिर से वही काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर 3 दशक पुरानी अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई की। युद्ध तो रुक गया, लेकिन मैसेजिंग में इंडिया ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया था। दरअसल अमेरिका पहले दिन से ही नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई एक्शन ले, लेकिन मजबूर था, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में ही थे। वो ताजमहल देखते रहे, लेकिन शांति की अपील और भारत को समझाइश वाला कोई ट्रेडिशनल अमेरिकी बयान नहीं आया। शायद अमेरिका और जेडी वेंस को अंदाजा था कि इस बार निजाम और सिस्टम दोनों अलग है। भारत ने अपना टाइम लिया। 7 मई को चुन चुनकर, निशाना लगाकर, सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ 9 आतंकी मरकजों को तबाह किया गया। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने जवाब देने के बारे में सोचा। ड्रोन्स भेजे गए, मिसाइल्स भेजी गई। एक मिसाइल दिल्ली की ओर चली, हरियाणा में भारत ने मार गिराई, और इसके बाद तारीख आई 10 मई की। भारत ने कम से कम 7 पाकिस्तानी एयर बेसेस को टेक्निकली डिसफंक्शनल कर दिया। लाहौर जैसा शहर बिना एयर डिफेंस सिस्टम के सिटिंग डक जैसा हो गया था। इंडिया ने क्लियर किया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमने जितने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमने उनको अचीव किया, और उसके बाद हमने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को सीज कर दिया। ऑपरेशन सीज करते हुए हमारे डीजीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने किसी भी तरह का मिसएडवेंचर अगर फ्यूचर में करने की भूल की तो शायद यह उसकी आखिरी भूल हो सकती है। और आखिर में जिक्र उस इंसिडेंट का जिसका जिक्र किए बिना यह पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, और हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि क्या भारत न्यूक्लियर ब्लफ के चक्कर में फंसा था। 11 और 12 मई को जब पाकिस्तान के तबाह एयरबेसेस की सैटेलाइट तस्वीरें आईं, तो एक एयरबेस ने सबका ध्यान खींचा। वो था मुशाक एयरबेस, जो सरगोधा में है, और कई पुख्ता दावे उस बात को लेकर हैं कि यहां से एक सुरंग कायराना हिल्स के लिए जाती है, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टोरेज मौजूद है। इंडियन डीजीएमओ की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एयर मार्शल एओ भारती से सवाल किया गया कि क्या आपने कायराना हिल्स पर अपनी नजर घुमाई थी, जहां पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूक्लियर स्टोरेज मौजूद है। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? उन्होंने लगभग मुस्कुराते हुए और पूरी तरह अनजान बनते हुए जवाब दिया कि यह बताने के लिए धन्यवाद कि कायराना हिल्स में किसी तरह की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मौजूद है। That Kirana Hill houses some nuclear installation. लेकिन मुशाक एयरबेस पर हमला, कायराना हिल्स के लिए सुरंग, इंडियन डीजीएओ की मुस्कुराहट, इन तमाम चीजों को जब आप जोड़कर देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आएगी। यह तस्वीर और साफ तब हो जाती है जब 12 मई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को साफ बताया कि हम आतंकवादियों के विरुद्ध एक्शन लेते हुए न्यूक्लियर बम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वाले दावों को भी भारत ने सिरे से और सीधे तौर पर खारिज किया, और यह सब कुछ इतिहास इसलिए याद रखेगा क्योंकि भारत ने तारीखी तौर पर पाकिस्तान से डील करने का स्टाइल हमेशा के लिए बदल दिया है। भारत का पॉलिटिकल इकोसिस्टम आज इतना ताकतवर है कि अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींच रहा है, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल उस रेखा को कभी नहीं लांघ सकता है।